A very good morning to all of you. Hello everyone. Hello my dear students. कैसे हैं आप सब लोग? And I am your educator Manjari Chaudhary. I have completed my studies from Banaras Hindu University BHU. Okay. So students, मैं यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने आई हूँ जो कि नीट के एग्ज़ामिनेशन में आप लोगों की बहुत हेल्प करेगा. ओके. सो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि नीट का जो एग्ज़ाम होता है इसमें बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री इन तीनों से क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. एंड जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है आपका वो किसका होता है? वो होता है आपका बायोलॉजी का पेपर. ओके. बायोलॉजी का जो पेपर होता है आपका 360 मार्क्स का होता है. एंड यहाँ पे हम लोग कुछ टिप्स, ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करेंगे जिससे कि ये आपको क्लियर हो पाएगा कि आप लोग बायोलॉजी में मैक्सिमम नीट के एग्ज़ामिनेशन में कैसे स्कोर करें. ओके. देखिए, अगर आप कंसेप्ट को क्लियर करके पढ़ेंगे, कुछ स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करेंगे तो बहुत इजी है मैक्सिमम मार्क्स को गेन करना. ओके. सो ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसी के से रिलेटेड थोड़ी बात करेंगे कि कैसे क्या स्ट्रेटजीज़ को हम फॉलो अप करें सो दैट हमारे मार्क्स जो हैं नीट में इंक्रीज़ हो जाएं. क्लियर. तो सबसे पहली पॉइंट है कि जैसे कि हमारे बायोलॉजी में 11th एंड 12th में बहुत सारे चैप्टर्स हैं. क्लियर. बहुत सारे चैप्टर्स हैं. बट इन चैप्टर्स को स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि सारे चैप्टर्स को बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं. नहीं, ऐसे नहीं किया जाता. ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड है किसी भी प्रिपरेशन को कंडक्ट करने का. ठीक है. सो मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रिपेयर करना बताऊँगी 3 मेन स्टेजेस में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. ओके. 3 लेवल पे हम लोग अपनी प्रिपरेशन को करेंगे. चैप्टर्स को क्लासीफाई करेंगे, चैप्टर्स को डिवाइड करेंगे. ओके. सो कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी. देखिए, 11th एंड 12th में आपका बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि दिए हुए हैं आपकी बुक में. बट सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है, 110% उसमें कमांड रखनी है. एंड सबसे पहले आपको उन्हीं चैप्टर्स को कवर अप करना है, उसके बाद सेकेंडरी एंड देन टर्शरी. ओके. सेकेंडरी एंड टर्शरी का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको वो टॉपिक्स स्किप करना है. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इसका सिर्फ ये मतलब है कि हम अपनी स्टडी को या हम अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से आगे बढ़ाएं. सबसे पहले किसको कवर अप करें, देन उसके बाद क्या पढ़ें, देन लास्ट में क्या देखें. ओके. ये एनालिसिस जो मैं आपको बता रही हूँ ये है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. अभी तक हम नीट के एग्ज़ाम में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हैं आपके, तो किस अकॉर्डिंग क्वेश्चन का पैटर्न है, कैसे कैसे क्वेश्चन हर साल किस किस चैप्टर्स से राइज होते हैं, क्या पैटर्न है, उसी को देख के कंसीडर करके बनाया गया है जो कि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. ओके. तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं. देखिए बच्चों, यहाँ पे होता क्या है कि हम सबसे पहले क्या कवर अप करेंगे, नंबर ऑफ PYQs हाई यील्डिंग. मतलब कि सबसे ज़्यादा जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से राइज होते हैं. ओके. सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो किस किस चैप्टर से आपके होंगे, एंड यही सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं. मैं आपको यहाँ फिर से क्लियर करूँगी, बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि सेकेंडरी और टर्शरी छोड़ना है. नहीं, ऐसा नहीं है. मेरी बातों को बिल्कुल भी गलत सेंस में गलत मैनिपुलेट मत करिएगा. सो सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपकी इकोलॉजी. सबसे पहले तो क्या है, इकोलॉजी है. एंड आफ्टर दैट सेल बायोलॉजी, देन ह्यूमन फिजियोलॉजी, इवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस एंड बायोमॉलिक्यूल्स. ये आपके कोर्स टॉपिक्स हैं. इनको सबसे पहले हम पढ़ेंगे. मैं आप लोगों के साथ अपने यूट्यूब सेशंस में 1 बाय 1 ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए चलूँगी. ओके. सबसे पहले मैं यही सारे क्वेश्चंस को, ये सारी चीज़ों को कंप्लीट करूँगी राउंड 1 में. ओके. इकोलॉजी में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आते हैं. एक जो समझ लीजिए अब जो क्वेश्चंस का हब होता है वही आपका ये है पूरा बायोमॉलिक्यूल्स तक. क्लियर. इकोलॉजी देखिए, इकोलॉजी को में बेसिकली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या होती है, इन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है मैम टर्म्स नहीं आती होते हैं. ओके. मैम क्वेश्चंस का जो
पैटर्न है, जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज है, जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, वो क्लियर नहीं होती है। ठीक है, सो देखिए इकोलॉजी को जब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी तो हम लोग इकोलॉजी को बहुत ईजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। क्लियर, बहुत इजी लैंग्वेज में करके पढ़ेंगे, सो दैट क्या होगा कि इकोलॉजी जो है आपको बिल्कुल बहुत इजीली समझ में आएगी एंड क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर लोगे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि इकोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, सेल बायोलॉजी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेल बायोलॉजी जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सेल डिवीज़न देखेंगे, सेल ऑर्गेनल्स देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। अगर ये आप स्किप करते हो तो आप बहुत कुछ एक साथ स्किप कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें हम लोग डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ओके, एंड जितने भी आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी के प्रोसेस होते हैं, सारे प्रोसेसेस को वन बाय वन, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, हार्मोन्स क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज, सब कुछ डिस्कस करेंगे उसमें। ओके, नेक्स्ट क्या है, इवोल्यूशन, अगेन अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इवोल्यूशन में हम लोग सारा टॉपिक वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें डार्विन थ्योरी क्या है, लैमार्क थ्योरी क्या होती है, स्पेसिएशन क्या होता है, एवरीथिंग बहुत इजीली। ठीक है, इन टॉपिक्स को तो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, ऑल्दो कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ के जाना है। देखिए ये पॉइंट कहने की बात होती है कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये नॉन इम्पॉर्टेंट है, आप कैटेगराइज कर सकते हो, बट नीट के एग्ज़ाम में मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगी कि बायोलॉजी में कोई भी टॉपिक आप छोड़ के जाओ, बिकॉज देखो बेटा इसका रीज़न होता है एक, किसी भी टॉपिक को बायोलॉजी में क्यों नहीं छोड़ सकते हो। सी देखो होता क्या है कि बायोलॉजी बहुत ही आपका स्कोरिंग होता है। ठीक है, अगर आप एक बार पढ़ लिया है, आपको चीज़ें क्लियर हैं, तो क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम आएगा, कर होके आएगा, आप इजीली उसको कर लोगे। एंड नीट के पेपर में सबसे ज़्यादा वेटेज भी बायोलॉजी का होता है, तो आप ही सोचो कि अगर आप कोई भी चैप्टर स्किप कर रहे हो तो आप कितना बड़ा रिस्क ले रहे हो। ओके, आप अपनी रैंक को पीछे कर रहे हो, अपने आप को कंपटीशन से बाहर कर रहे हो। ठीक है, तो कुछ भी नहीं छोड़ना है, हर टॉपिक को बहुत आसानी से, बहुत इजीली से पढ़ के चलना है। क्लियर, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ को बिल्कुल इजीली डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट देखिए क्या है, ये तो हो गया हमारा प्राइमरी में बायोटेक्नोलॉजी। फिर जेनेटिक्स में, जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चन उससे फ्रेम होते हैं। ठीक है, मेंडेलियन जेनेटिक्स जो भी आपकी होती है उससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके फ्रेम होते हैं, मॉडर्न जेनेटिक्स से बहुत सारी क्वेश्चंस आपके फ्रेम होते हैं। सो डिफरेंट इससे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, पैडिग्री से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सी देखो प्लांट फिजियोलॉजी में क्या होता है, इसमें हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे अबाउट वाटर पोटेंशियल क्या होता है, प्लांट का जो भी मेटाबॉलिज्म होता है, जो भी इंटरनल फिजियोलॉजी होती है वो भी देखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफ्यूजन, एवरीथिंग कम्स अंडर द प्लांट फिजियोलॉजी। ओके, चलिए अब क्या है, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस में देखिए बच्चों क्या डिस्कस करेंगे कि जो भी आपका रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके टॉपिक्स होते हैं जेनेटिक्स की, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की, आरएनए है, डीएनए है, क्या क्या उसका मॉलिक्यूलर एनोलॉजी होती है, ये सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैं टॉपिक्स बताया है मैंने, ये आपका प्राइमरी है, सबसे पहले इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। क्लियर, देखिए अब ये कवर अप करने के बाद हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट आपका होगा सेकेंडरी टॉपिक में क्या आएगा, सेकेंडरी में आएगा आपका ह्यूमन हेल्थ, डिजीज़, ओके, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखिए अब मैंने ये जो कैटेगराइज किया है टॉपिक्स को, ये क्यों किया है, इसके पीछे एक रीज़न है। ठीक है, देखिए प्राइमरी लेवल के जो टॉपिक हैं उनमें से नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा आते तो हैं ही, इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि ये जो चैप्टर्स हैं आपके, इनको पढ़ने में भी काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, अब ऑफ कोर्स जेनेटिक्स पढ़ने में, इनके क्वेश्चन सॉल्व करने में ही काफ़ी टाइम लगेगा, बट होता क्या है, ये टॉपिक हम आसानी से कम टाइम में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हम प्रेफर करेंगे कि वो टॉपिक्स जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रोडक्टिविटी हो एंड जो थोड़े लेंदी हो, जिनको पढ़ने में टाइम ज़्यादा लगता हो, हम उसे ज़्यादा प्रेफर करेंगे, उसे ज़्यादा वेटेज देंगे। एम आई क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, टर्शियरी लेवल की प्रिपरेशन। अब थर्ड स्टेप पे हम कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, जो उससे कम इम्पॉर्टेंट है, जिसमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम आते हैं। कम का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आती, मे बी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। ठीक है,
तो वो होते हैं लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम। ठीक है, ये तो हो गई हमारी बात। तो हमने अपनी प्रिपरेशन को किसमें, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एक पिरामिड के स्ट्रक्चर के हिसाब से डिवाइड किया। जैसे कि पिरामिड में होता है सबसे बेस पे हमने इसको रखा, ठीक है, सेकेंडरी लेवल पे पिरामिड का जो सेकेंडरी लेवल होता है ये रखा, पिरामिड का जो सबसे टॉप का होता है उस पे ये रखा। क्लियर? अब देखिए आगे क्या करना है। देखिए बच्चों, मेन प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं या बात करते हैं, बताते हैं अपनी प्रॉब्लम, उसमें ये होता है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि मैम एनसीईआरटी पढ़ना इनफ है क्या? ओके मैम, हम और क्या पढ़ें, हम और क्या देख सकते हैं? तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक बात सजेस्ट करना चाहूँगी कि एनसीईआरटी, ओके, एंड जो भी आपको टीचर क्लास में नोट्स पढ़ा रहा है या आपको लिखवा रहा है या आपको समझा रहा है, ठीक है, वो आपके लिए मोर देन इनफ होता है। ओके, इस बात को आप बिल्कुल 110% कंसीडर करिए एंड बिल्कुल भी कहीं मूव करने की ज़रूरत नहीं है आपको। एंड PYQs की प्रैक्टिस, ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी इनफ होती है बच्चों। एंड जो भी टीचर आपको नोट्स लिखवा रहा है एंड PYQs का बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चले कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। क्लियर? तो एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई डाउट कभी भी नहीं रखना है कि एनसीईआरटी इनफ है कि नहीं। अब बच्चे ये बोलते हैं मैम इतना हमने पढ़ा बट हमें लगता है एनसीईआरटी के अलावा भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा कि वो ये है आपका कि देखिए बच्चों, होता क्या है कि अगर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें जनरली ये होता है कि अगर 100 में से 10 क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो कि उन्हें नहीं आते हैं, जो कि डिफ़िकल्ट हैं, जो कि बाहर से कहीं से आ गए, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि मैम ये क्वेश्चन आ गया बाहर से, ये इसको कैसे हैंडल करना है। एंड पूरा दे आर वेस्टिंग मोस्ट ऑफ द देयर टाइम जस्ट इन क्वेश्चंस के पीछे, जबकि वो उन 90 क्वेश्चंस पे बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं जो कि ये एनसीईआरटी से आते ही आते हैं, एनसीईआरटी की लाइंस से आते हैं, एनसीईआरटी की डायग्राम से आते हैं, उनकी लेबलिंग से आते हैं, ठीक है, उनकी पॉइंट से आते हैं, उनके कीवर्ड से आते हैं, उनकी चैप्टर के एंड में जो समरी दी होती है उससे आते हैं। ओके, तो वो पॉइंट्स आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। एनसीईआरटी आपको बिल्कुल पढ़ डालनी है, वर्ड टू वर्ड पढ़नी है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 5 टाइम पढ़ सकते हैं तो 5 टाइम पढ़िए। ओके, एंड ठीक है, एंड अगर इसके साथ भी अगर आपका बहुत मन है तो मैं कभी भी कोई भी पर्टिकुलर बुक आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगी, बिकॉज इसके पीछे भी रीज़न है। रीज़न क्या है कि बुक बहुत सारी हैं मार्केट में, बट आपको हमेशा वही बुक प्रेफर करनी चाहिए जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती हो, जो आपके लिए क्लियर हो। ऐसी कोई भी हाई फाई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रहा, जिसका कंसेप्ट आपके सर के ऊपर से जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी बुक्स लेने के लिए। ऐसी बुक्स बचा के रखिए, इन केस कभी PhD करना पड़ा देन काम आएगी। चलिए, ये तो हो गई बात कि हम कंटिन्यू कैसे करेंगे। ओके, एनसीईआरटी नोट्स प्रीवियस पर। दूसरी चीज़, एनसीईआरटी में जो भी डायग्राम्स आपके दिए हुए हैं, डायग्राम्स की लेबलिंग तक, एवरीथिंग, एवरी एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए बिल्कुल 1 by 1। एनसीईआरटी को जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल आप अच्छे से ख़त्म कर दीजिए। आपको पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड चीज़ें बिल्कुल याद होनी चाहिए एनसीईआरटी की, तब मानिए कि आपकी प्रिपरेशन सही जा रही है। एक बार एनसीईआरटी पढ़ने से कभी आपको समझ में नहीं आएगी जब तक आप उसको डिटेल में अगेन एंड अगेन उसको स्टडी नहीं करते हैं। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्या होता है, एक बनाइए फैक्ट शीट। देखिए बेसिकली होता क्या है कि जब हमारे पास बहुत सारे नोट्स होते हैं, बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो एग्ज़ाम के लास्ट में जो चीज़ें हेल्प करती हैं वो होती है कुछ इम्पॉर्टेंट छोटे नोट्स। ओके, जैसे कि जिसमें हमने जो भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की, ओके, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई पॉइंट जो हमारा क्लियर नहीं हुआ हो, क्लियर, या कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैनी टाइम्स उनको देखने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी चीज़ों को एक जगह पे लिख लो आप, सो दैट कब जब भी एग्ज़ाम हो कम टाइम में आप पूरा उसको रिफ़्रेश कर सको। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए,
नीट के एग्ज़ाम की यही सबसे खास बात होती है कि बहुत सारे जो है एस्पिरेंट्स हमारे बच्चे जो हैं देते हैं, ठीक है। बट बच्चों जिस हिसाब से कंपटीशन है इतने सारे स्टूडेंट्स में, आपको ऑफ कोर्स अगर उन्हें बीट करना है तो आपकी वर्क स्ट्रैटेजीज जो होनी चाहिए, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्टनेस होनी ही चाहिए, ओके। अगर आप स्मार्टली वर्क नहीं करेंगे तो या स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो अप नहीं करेंगे तो सिर्फ हार्ड वर्क से आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा है, बिकॉज हार्ड वर्क तो अदर्स भी कर रहे हैं। तो अगर आपको अदर्स को बीट करना है और अपनी गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी सीट को बुक करना है, अपनी गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी सीट लेनी है आपको, तो आपको स्ट्रेटजीज से पढ़ना पड़ेगा, स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा, एक आपको रेंज बनानी पड़ेगी, एक पेरीफेरी तैयार करनी पड़ेगी कि मुझे किस तरीके से टारगेट करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है दूसरी चीज़। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आप लोगों की, हमेशा उस बुक का चूज़ करिए। आपके सीनियर्स क्या बोलते हैं, आपके फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, डजेंट मैटर, ओके। वो बुक प्रेफर करिए, चाहे वो एमजी पब्लिकेशन की हो, चाहे वो दिनेश की हो, या कोई भी एमसीक्यू हो, या अरिहंत की हो, ठीक है ना, कोई भी हो, एमटीजे की पब्लिकेशन की हो, आपको जो समझ में आए आप वही बुक को कंसीडर करिए, ओके। नेक्स्ट क्या है कि जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ें तो उसका फ्लो चार्ट ज़रूर बनाएं, ओके। चाहे वो डाटा बेस्ड हो, चाहे वो साइंटिफिक टर्म्स हो, और फ्लो चार्ट्स में पढ़ें, ओके। जब मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ टॉपिक्स डील करूँगी तो आपको ये इजीली समझ में आएगा कि किस तरीके से हम सब कुछ पूरा चैप्टर समराइज करके फ्लो चार्ट में डिस्कस कर लेंगे, ओके एवरीवन। चलिए आगे देखिए, चैप्टर के एंड में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोग गलती क्या करते हो बेटा कि जो भी चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस दिए होते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, ठीक है, या समरी हो या की पॉइंट्स दिए हो, मैं एनसीईआरटी की बात कर रही हूँ, उसको आप लोग इग्नोर करते हो। नहीं, आपको वो सब भी पढ़ना है, आपको वो सब भी क्वेश्चन लगाने हैं, ओके। अब आप बोलोगे मैम हम सब्जेक्टिव क्यों लगाएं, हमें तो ऑब्जेक्टिव पेपर देना। नहीं बच्चे, ऐसे नहीं होता है। अगर आप सब्जेक्टिव लगाओगे आपके कंसेप्ट्स और अच्छे होंगे एंड ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो होप कि आप लोगों को जो मैंने इस तरीके से समझाया है कि किस अप्रोच को, क्या अप्रोच रखें हम नीट के पेपर में, सो दैट हम मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सके, 300 क्रॉस कर सके, ठीक है। सो दैट हमें ईजिली वे में, एक चीज़ को आप लोगों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा बच्चों कि स्ट्रैटेजीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं इन पेपर्स को क्लियर करने के लिए, ओके। अगर आप बिल्कुल डायरेक्शन लेस होके पढ़ेंगे तो चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। सो आप अपना एक पैटर्न बनाइए, एक चार्ट बनाइए और इस स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो अप करिए। इट विल एब्सोल्युटली हेल्प फॉर यू, बेनिफिशियल फॉर यू, ओके। सो हम लोग इसी तरीके से यहाँ पे आगे भी डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों के साथ 11th एंड 12th की नीट से रिलेटेड एनसीईआरटी से सारे टॉपिक्स डिस्कस करूँगी, ओके। एंड सारे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐसे ही वन बाय वन। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ like this video and share with your friends, subscribe to my channel. Thank you so much and thank you so much for watching this video. Thank you so much. Thank you.